इसके बाद वाला आता है नस्य। सो अनार्ह, नस्य को शिरोविरेचन भी बोलते हैं। तो अशिरोविरेचनार्हस्तु, शिरोविरेचन के लिए अनार्ह या अयोग्य कौन है? अजीर्ण, भुक्त भक्त, पीत स्नेह मध्य तोय पातु कामा, स्नातशिर स्नातु कामा, क्षुतृष्णा श्रमार्त, मत्त, मूर्छित, शस्त्रदंड हत, व्यवाय व्यायाम पान क्लांत, नवज्वर, शोकाभितप्त, विरिक्त, अनुवासित, गर्भिणी, नवप्रतिशायार्थ, अनृतौ, दुर्दिने चैति। मतलब शिरोविरेचन के लिए वो लोग नॉट गुड फॉर शिरोविरेचन, नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रॉपर फॉर गिविंग नस्य या शिरोविरेचन। कौन कौन? अजीर्ण जिसको है, जिसका पुराना खाना जीर्ण नहीं हुआ है। भुक्त भक्त मतलब जिसने अभी अभी खाना खाया है, जस्ट हैड फूड। पीत स्नेह मध्य तोय या पातु कामा, मतलब जिसने स्नेह पिया है या मध्य पिया है या अभी अभी पानी पिया है, या फिर नस्य लेने के बाद, पातुकामा मतलब नस्य लेने के बाद तुरंत पीने की इच्छा लगता है, नस्य लेने के बाद तुरंत पीने की इच्छा रखता है, या नस्य लेने के वक्त, मतलब पेशेंट या तो मद्य पिया हुआ है या पीने वाला है, या तो पानी पिया हुआ है या पीने वाला है, या तो स्नेह पिया हुआ है या पीने वाला है। पातुकामा मतलब पीने की इच्छा रखना, पीने की इच्छा रखना। स्नातशिरा स्नातुकामा मतलब जिसने सर से स्नान किया है, जिसने सर से स्नान किया है। स्नातशिरा स्नातुकामा मतलब या फिर जो सर से स्नान करने वाला है या सर से स्नान करने की इच्छा रखता है। क्षुत पता है, क्षुधा, तृष्णा प्यास, श्रम फिजिकल एक्सर्शन, आर्त मतलब जो क्षुधा, तृष्णा और श्रम से एक्सर्टेड है, या फिर मत्त है या मूर्छित है। मत्त मतलब जैसे कोई शराब पिला दिया, कोई इंटॉक्सिकेटेड चीज पिला दी और उसको एक नशा आ गया। मत्त मतलब नशे में है, गुरूर में है, तो मत्त है या मूर्छित है। मूर्छित मतलब अनकॉन्शियस। शस्त्र दंड हत, शस्त्र मतलब कोई न कोई हथियार, दंड मतलब लकड़ी या डंडा, हत मतलब जिससे उसको मार लगा है, तो कोई ऐसा आदमी जिसको शस्त्र या दंड से मार लगा है। व्यवाय व्यायाम पान क्लांत, क्लांत मतलब जो थक गया है, क्लांत मतलब जो थक गया है। किस चीज से थक गया है? या तो अधिक व्यवाय, अधिक सेक्स करने से, या फिर अधिक व्यायाम, अधिक एक्सरसाइज करने से, या तो अधिक पान, पान मतलब खाना पीना, मद्यपान, तो जो बहुत खा खा के या पी पी के थक गया है, तो वो भी अनार्ह शिरोविरेचन के लिए है। अनार्ह का मतलब है कि शिरोविरेचन नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। नवज्वर और शोकाभितप्त। नवज्वर मतलब जिसको अभी अभी बुखार आया है, नवज्वर। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, नवज्वर में सिर्फ एक ही पंचकर्म करते हैं, वो है वमन, बाकी कोई पंचकर्म नहीं करते। तो नवज्वर, शोकाभितप्त मतलब जिसको मानसिक कोई भावना की वजह से शोक हुआ है या क्रोध हुआ है, तो उससे अभितप्त मतलब गुस्सा हुआ है ज्यादा। विरिक्त, विरिक्त मतलब जिसको अभी अभी विरेचन दिया है। अनुवासित मतलब जिसको अभी अभी अनुवासन दिया है। गर्भिणी, गर्भिणी मतलब
जो प्रेग्नेंट है। और नव प्रतिशायार्ता, देखो प्रतिशाय में जीर्ण प्रतिशाय और नव प्रतिशाय ऐसे दो प्रकार होते हैं। जैसे ज्वर में भी नव ज्वर और जीर्ण ज्वर होता है। तो अगर नव प्रतिशाय है, नव प्रतिशाय मतलब नाक से अभी पानी आना चालू हुआ है, तो वो शिरो विरेचन के अयोग्य हो जाता है। लेकिन अगर यही दुष्ट पीनस है या जीर्ण पीनस है, बहुत टाइम से आ रहा है, ठीक है, वन इज योर कोल्ड, कॉमन कोल्ड, आज हुआ कल तक मेरे को कोई तकलीफ नहीं था, तो व्हेन यू हैव कॉमन कोल्ड दैट बिकम्स अनार्ह फॉर शिरो विरेचन। बट व्हेन यू हैव दुष्ट या जीर्ण प्रतिशाय या जीर्ण पीनस, मतलब जैसे क्रॉनिक साइनेटाइटिस है या फिर ड्राई साइनसाइटिस है, तो दैट बिकम्स गुड फॉर नस्य। ध्यान रखिए। अनऋतव, अनऋतव मतलब जिस ऋतु में नहीं देना चाहिए उस ऋतु में, दुर्दिने मतलब जिन दिनों में नहीं देना चाहिए उस दिन में। अब ये अनऋतव क्या है और दुर्दिन क्या है, ये इन्होंने इसी अध्याय के आखिर वाले श्लोक में बताया है। ठीक है, तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट, दैट इज अनार्ह कारण। कौन से व्याधि में शिरो विरेचन नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। तो अगर वो अजीर्ण है और भुक्त, अच्छा ये बताने के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इसमें से बहुत सारे जो कारण बताए हैं, जैसे बस्ती में कुछ कारण थे जिनका एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं था, जिनका एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं था। बट अगेन we have to either see, we are going by a science. So when we are going by a science, as I told you, Ayurveda is an observatory science. It is not a statistical science. It is an observatory science. जब हम observatory science करते हैं तो our sample size is very very large. What do you mean by sample size very large? When you have, अभी जैसे इसके टेस्ट हो रहे हैं, कोविड के वैक्सीन के टेस्ट हो रहे हैं, सो व्हाट इज द सैंपल साइज? द सैंपल साइज इज 8,000। 8,000 लोगों में वो कोविड के वैक्सीन के टेस्ट करेंगे। ऑक्सफोर्ड में जो टेस्ट हुआ है, जो अभी सबसे आगे है, तो फेज 3 ट्रायल चालू है उसका। फेज 1 फेज 2 हैज बीन सक्सेसफुल, तो फेज 3 ट्रायल चालू है उसका। तो दे आर डूइंग ऑन 8,000 पीपल। इफ इन दैट 8,000 पीपल मोर देन अराउंड, देखो 30 में 6, 30 में 6 इज 5%, 20%. So if more than 20% will get, so that is 80 का 20% हो जाता है 8 to the 16. So more than 1,600 people, if they get better, so then they will call it a good vaccine. But that is statistically proven. Statistically proven. For an observatory thing to get proven, you have to prove in large numbers. मतलब अगर 8,000 लोगों में कोई चीज प्रूव करनी है तो उसमें से कम 6,500-7,000 लोगों में वो प्रूव, और एटलीस्ट मोर देन हाफ लोगों में अगर वो चीज होती दिखाई दे, then only you can observe that this has some correlation with this thing. Okay, तो इसीलिए unless and until you disapprove something, unless and until you make a study of disapproving something in Ayurveda, you have to accept what is there in Ayurveda. तो जब, अगर आपको याद है, फर्स्ट ईयर में एक श्लोक था कि आप्त क्या होता है। आप्त क्या होता है? रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम। मतलब उसका वाक्य जो है उस पे संशय नहीं लेना चाहिए। सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात असत्यम निरजस्तमा, मतलब उसको, उसके अंदर रज और तम है ही नहीं तो वो झूठ क्यों बोलेगा। ठीक है, तो ये जो आप्त है, और इसीलिए आयुर्वेद शाश्वत है, या आयुर्वेद में कोई चेंज नहीं होता, या आयुर्वेद में कोई
इसका ये अर्थ ले लिया उन्होंने कि आयुर्वेद में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है, वैसे नहीं है। प्रैक्टिकल चीजों में बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है। रादर हर बार जो भी नई नई व्याधियां ऐड हो रही हैं, नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, उनको आप आयुर्वेद से डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हो और उसका रिसर्च होना चाहिए, जो थोड़े थोड़े बहुत मात्रा में हो भी रहा है। तो बेसिक थिंग इज कि वाई वी हैव टू रिगार्ड आप्त, हमको ये क्यों समझना चाहिए कि जो भी आयुर्वेद में लिखा है और जिसने भी लिखा है, चरक सुश्रुत वाग्भट ने या फिर और कोई शास्त्रकार ने, उस पे हमको भरोसा करना चाहिए। आप्त में ये लिखा है, उस पे हमको भरोसा करना चाहिए। कारण क्या है? बिकॉज दिस इज एन ऑब्जर्वेटरी साइंस। उन्होंने बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्वेशन किया होगा, तब जाके ये चीज लिखी होगी, तब जाके ये चीज लिखी होगी। तो जब अजीर्ण में और भुक्त भक्त में हम नस्य देते हैं तो बहुत सारे लोगों में ऊर्ध्वगत स्रोतों में अवरोध निकला होगा, या कास निकला होगा, या श्वास हो गया होगा, या छर्दी हो गई होगी, या पीनस हो गया होगा, जब अजीर्ण और भुक्त भक्त में नस्य देते हैं तो। ठीक है। नाउअडेज व्हाट वी डू, नाउअडेज वी एडवाइज द पेशेंट। नाउअडेज वी एड, अभी जैसे हमारे यहाँ अगर क्लिनिक में यूजुअली वी डोंट डू, मतलब इन माय क्लिनिक आई डोंट डू नस्य। हम क्या करते हैं, वी आस्क द पेशेंट टू डू इट एट होम द फर्स्ट डे द पेशेंट इज कॉल्ड टू द क्लिनिक। क्योंकि मेरे यहाँ पेशेंट जो आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, मतलब दे कम अराउंड 24-25 किलोमीटर दूर से, और सिर्फ नाक में 2 ड्रॉप डालने के लिए अगर पेशेंट को यहाँ बुला लूं तो पेशेंट चिल्लाएगा ना कि सर क्या यहाँ बुलाया और नाक में 2 ड्रॉप डाल दिया। सो व्हाट वी डू इज वी कॉल द पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप सुबह या दोपहर या शाम को, व्हाट यू डू इज यू कम टू अस, फिर हम उसको स्टीमर से स्टीम दे देते हैं, अच्छी तरह से तेल से मालिश कर लेते हैं, और फिर उसको एक बार बता देते हैं कि आपको नस्य कैसे करना है। जब उनको एक बार बता दिया तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही कैन डू द नस्य एट हिज होम। कुछ नहीं, एक बर्तन में पानी लेके स्टीम करना है, थोड़ा सा तेल लेके मालिश करना है, फिर कंधे के नीचे तकिया रख के सर को गिरा देना है, नाक में 2-2 बूंद डाल देना है, और जब तक गले में वो द्रव्य नहीं आए तब तक सोए रहना है। तो एक बार उसका हो जाता है, फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंस, द सेकंड टाइम यू गेट अ मास्टर। तो और उसको बता देते हैं कि भाई ये टाइम पे नस्य करना। तो व्हाट वी डू राइट नाउ इज टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, इज टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। तो अजीर्ण है, भुक्त वक्त है, तो ऊर्ध्वगत स्रोतों में अवरोध हो सकता है, श्वास का छर्दी पीनस हो सकता है, पीत स्नेह मद्य तोय या पातुकामा, पीने की इच्छा रखना। तो सिंपल है, खमल बढ़ के स्राव होने लगता है मुंह से, आंख से, अलग अलग। अगर आपने देखा तो पीत स्नेह मद्य, स्नेह का और तोय का बाकी सब तो पता नहीं, लेकिन अगर आपने देखा तो मद्य जो पीते हैं, मद्य पीने वाले लोगों को लाला स्राव बहुत आता है, साथ ही साथ बहुत सारा पसीना आता है, और आंख से भी पानी आना चालू हो जाता है। तो शायद इसीलिए ये अनार है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब स्राव चालू हो गया है ऊर्ध्व जत्रुगत पार्ट में, तो खमल बढ़ के स्राव हो जाता है, तथा अक्षी और शिरों के रोग बताए उन्होंने, आंख और सिर के रोग। स्नात शिरा स्नातु कामा, मतलब जिन्होंने स्नान किया है या स्नान करने की इच्छा रखते हैं, तो पीनस हो जाता है। पीनस मतलब सर्दी हो जाती है, नाक से पानी आना चालू हो जाता है। क्षुत त्रुट तृष्णा और श्रम से पीड़ित है, जिसको भूख लगी है, प्यास, सॉरी, हाँ भूख लगी है, प्यास लगी है, या फिर जो श्रम से पीड़ित है, थका हुआ है, तो उसमें वात वृद्धि हो जाती है, वात बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद मत्त मूर्छित, इंटॉक्सिकेटेड है तो सिंपल है, तकलीफ नहीं बता सकता, ये हमने बस्ती में भी देखा था। शस्त्र दंड हत, शस्त्र दंड हत होगा तो दर्द बढ़ जाएगा, उसका जो भी बेचारे को मार लगा है वो बढ़ जाएगा। व्यवाय व्यायाम पान क्लांत, व्यवाय व्यायाम पान क्लांत मैंने बता दिया था, जो थक गया है इन सब चीजों से। तो सिर, अंश, अंश प्रदेश मतलब आपके बाहु,
बाहुबली वाला बाहु नहीं, बाहु, आंख में दर्द चालू हो जाएगा। नवा ज्वर और शोकाभितप्त है तो आंखों के रोग हो जाएंगे या ज्वर की वृद्धि हो जाएगी। विरिक्त है या अनुवासित है तो कफ वृद्धि हो जाएगी या शिरोरोग हो जाएंगे। गर्भिणी है तो गर्भ में विकृति हो जाएगी, उसका पांव या नाक या कान कुछ ना कुछ विकृत हो जाएगा। और अनऋतु और दुर्दिन में अगर किया, अगर गलत ऋतु में किया या अगर दुर्दिन में किया तो प्रतिशा या शिरोरोग हो जाएंगे। तो अब किसमें नस्य देना चाहिए? शेषस्तु आरहा, बाकी सब में देना चाहिए विशेषस्तु। शिरोदंत मन्यास्तंभ, स्तंभ मतलब फंस जाना या क्रैम्प आ जाना या बिन मतलब जकड़ जाना। तो क्या क्या जकड़ जाता है, क्या क्या जकड़ने से तकलीफ होती है या क्या क्या जकड़ता है, तब आप ये दे सकते हो। सिर जकड़ जाए तो ठीक है। उसके बाद दंत, दांत फंस जाए या दांत में कोई तकलीफ हो, या मन्या स्तंभ, मन्या मतलब गर्दन। तो इन तीनों के स्तंभ में गलग्रह, हनुग्रह, ग्रह मतलब गला पकड़ा हुआ हो तो, हनु मतलब जौ पकड़ा हो तो, पीनस, पीनस मतलब नाक से पानी आता हो, लेकिन यहाँ जो पीनस मेंशन्ड है दैट इज नॉट नव प्रतिशाय, दैट इज जीर्ण। गलशुंडिका, गलशालुका, गलशुंडिका मतलब यूविलाइटिस, जो आपके मुंह के अंदर जो घंटा है जिसको हम टंग टंग नहीं बजा सकते, जो ऊपर से लटकती है, यूविला, तो दैट उसमें अगर कोई शूल शोथ है तो दैट इज गलशुंडिका। शालुका इज योर टॉन्सिलाइटिस। शुक्र तिमिरा इज अ डिसीज ऑफ द मतलब दिखना, विजन। वर्तम रोग इज अ डिसीज ऑफ योर आईलिड्स। व्यंग इज अ डिसीज ऑफ स्किन, बेसिकली फेस। उपजीविका, उपजीविका इज आपके जबान के नीचे कोई तकलीफ हो या कुछ आ गया, यू कैन कंसिडर दिस स्टोमेटाइटिस ऑल्सो। अर्धावभेदक मतलब माइग्रेन, जब आपका आधा सर दर्द कर रहा है। फिर ग्रीवा स्कंध, अंश, हास्य, नासिका, कर्ण, अक्षी, मूर्ध, कपाल, शिरोरोग। तो इतने जगह के रोग, कहाँ के? ग्रीवा के मतलब नेक और गर्दन, स्कंद कंधे के। अंश हास्य, बाहु और हास्य मतलब मुख, नासिका नाक, कर्ण कान, अक्षी आंख, मूर्ध शिरोरोग, कपाल फोरहेड। इन सब के, मूर्ध मतलब टॉप ऑफ द हेड, जिसको क्राउन बोलते हैं, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। तो मूर्ध कपाल शिरोरोग, इनमें भी आप नस्य दे सकते हो। अर्दित फेशियल पैरालिसिस, अपतंत्रक अपतानक, दीज आर टू कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स जिसमें कन्वल्जन आते हैं, फिट आती है, तो दीज आर टू कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स। गलगंड मतलब गले में तकलीफ हो, गोइटर। दंत शूल हर्ष चाल, दांत में दर्द हो। हर्ष मतलब इरिटेशन हो, झुंझुनाहट। तो दंत हर्ष या दंत चाल, दांत अगर हिल रहे हैं। अक्षिराजी, आंख के आजू बाजू आया हुआ। अर्बुद, अगर ऊर्ध्व जत्रुगत में कोई भी ग्रोथ है तो। स्वर भेद, स्वर में तकलीफ है। वाक ग्रह, गदगद, वाक ग्रह मतलब बिल्कुल ही बोल नहीं सकना। और गदगद मतलब स्टैमरिंग। क्रथनादया, ऊर्ध्व जत्रुगताश्च वातादि विकाराः, ऊर्ध्व जत्रु में अगर वात आदि विकार मतलब वातज, पित्तज और कफज, तीनों में से कोई भी विकार होते हैं। परिपक्वाश्च मतलब वातादि विकारा और परिपक्व मतलब यहाँ पर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द विकार शुड स्टे फॉर सम टाइम। परिपक्व होना मतलब स्टे फॉर, इट शुड मैच्योर, मतलब आज हुआ तो तुरंत नस से चालू नहीं करना चाहिए। इफ इट इज अ
मैच्योर्ड कि सर सब ट्रीटमेंट ट्राई करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, देन यू शुड गो इन फॉर अ नस्य। एतेषु शिरे विरेचनम प्रधानतमम इत्युक्तम तद्यात् उत्तमांगम अनुप्रविश्य। मतलब ये जो शिरो विरेचन है, उत्तमांग मतलब शिर में, अनुप्रविश्य मतलब प्रवेश करके, मुंजादिशिकाम इवासक्ताम केवलम विकारकरम दोषम अपकर्षति। मुंजादि जैसे मुंगला, मुंगला मतलब वो जो मूंगी होती है ना काले कलर की, जो झाड़ पे चढ़ती है वो, तो जैसे वैसे मूंगी जो झाड़ पे चढ़ती है उसको हम झाड़ को तकलीफ पहुंचाए बिना सिर्फ मूंगी को हम झाड़ से अलग कर देते हैं, वैसे ही नस्य जो है वो केवल विकार करम दोषम अपकर्षति, सिर्फ विकार करने वाले दोष को ही सिर से अलग करता है, बाकी सिर को नुकसान नहीं पहुंचाता। सो दिस इज हाउ द नस्य वाज डन। एंड नस्य का किसको देना चाहिए? बेसिकली नस्य ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में ज्यादा देना चाहिए, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में ज्यादा देना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब पेशेंट सुकुमार नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, गर्भिणी नहीं हो, विरिक्त नहीं हो, अनुवासित नहीं हो, उसके बाद अजीर्ण नहीं हो, भुक्त भक्त नहीं हो, सर के ऊपर से स्नान किया हुआ नहीं हो। तो ये कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। ये ध्यान रखनी चाहिए मतलब क्या है? वी शुड बी एबल टू एडवाइज द पेशेंट, वी शुड बी एबल टू एडवाइज द पेशेंट कि नस्य कब लेना चाहिए, नस्य कब लेना चाहिए। ऑफ कोर्स आज की तारीख में अगर अजीर्ण है भी और नस्य देते भी हैं तो मतलब हम पेशेंट को बोलते तो हैं कि भाई ये टाइम पे आप नस्य ले लो, या फिर सुबह उठ के जब आपको भूख लगे तो थोड़ा सा खाना खा के नस्य ले लो। दैट इज व्हाट वी से, थोड़ा सा खाना खा के, बहुत ब्रेकफास्ट मत करना, क्योंकि भुक्त भक्त में भी तकलीफ हो जाती है। तो what we tell the patient is how and when to take the nasya। अजीर्ण में या भुक्त वक्त में वेदर सच में ये सब होता है या नहीं होता, ये is something which is related to research, something which is related to be proven, right? तो if you cannot disapprove, then एग्जाम में यही लिखना है। अगर हमने डिसअप्रूव कर दिया तो then we can write something new or we can write a new संहिता। बट दिस अब डिसअप्रूव का रिसर्च क्यों नहीं हो रहा इसमें? we what we will do is we'll finish the last slide, then we will talk about disapprove का रिसर्च। ओके, तो अनऋतौ और दुर्दिन, अनऋतौ और दुर्दिन। अनऋत मतलब वर्षा के पूर्व काल में, जब वर्षा चालू हो रही हो तब, शरद ऋतु में या वसंत ऋतु में नस्य नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर इन ऋतु में नस्य देना पड़े, अगर इन ऋतु में नस्य देना पड़े, जैसे विश्व चिकित्सा में नस्य ये उपक्रम है, याद है 24 उपक्रम, मंत्रा, रिष्टोत्कर्तन, पीड़न, आचूषण, विरेकोपधानानी वगैरह। तो ये जो उपक्रम है ये अगर पूर्व वर्षा शरद या हेमंत में देना पड़े तो उसकी योजना ठीक तरह से करनी चाहिए, उसमें पेशेंट ठीक तरह से आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ठीक तरह से नस्य का डोज आइडेंटिफाई होना चाहिए, प्लस उसके अगर कुछ व्यापद हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए सब चीजें रेडी रहनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जिन ऋतुओं में आप लो, तो गर्मी में वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, तो गर्मी में सुबह लो, ठंडी में दोपहर को लो, शरद ऋतु के बाद हेमंत और शिशिर ऋतु आते हैं, तो ठंडी में दोपहर को लो, और वर्षा में जब दुर्दिन न हो तब लो। अब ये दुर्दिन क्या है? दुर्दिन मतलब बहुत सारी हवाएं चल रही हैं, ऊपर काले काले बादल छाए हुए हैं, या फिर बिजली कड़क रही है, तो ऐसे दिन को दुर्दिन कहा जाता है। ये दुर्दिन जो है ये हमने इसमें भी देखा था दिनचर्या वाले अध्याय में, कि दुर्दिन में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, दुर्दिन में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो हम भी हॉस्टल में बोलते थे यार आज दुर्दिन है, आज पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दुर्दिन में पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका कारण था
कि उस टाइम पे जो दिन में पढ़ते थे उनके पास ये नहीं होता था, मतलब लाइट नहीं होता था आज के जैसा। प्लस वो लोग बेचारे कोई झाड़ के नीचे छांव के लिए पढ़ते रहते थे। अगर बिजली गिरने वाली होती थी तो वो ये झाड़ के नीचे बैठे हुए आदमी पे या झाड़ पे गिर जाती थी। तो शायद सेफ रहने के लिए उन्होंने बोला भाई एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो भी चलेगा लेकिन खुद को बचाओ, शायद। हाँ, क्योंकि दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन विच केम टू माई माइंड। तो दुर्दिन में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, वैसे ही दुर्दिन में नस्य भी नहीं देना चाहिए, ऐसे उनका कहना है। So now we go back to why there is no research happening in all these things. तो रिसर्च से क्या होता है? Why people put money into research to get out money, to get out money. तो अगर मैंने आयुर्वेद के किसी अंग पे रिसर्च किया, अगर मैंने आयुर्वेद के किसी अंग पे रिसर्च किया और वो प्रूव हो गया, if it gets proved, I cannot apply for a patent because I have proved something which has already been told. I have proved something which has already been told. ठीक है, अगर वो डिसअप्रूव हो गया तो मेरे को तो कोई यूज ही नहीं है उसका डिसअप्रूवल। लेकिन अगर वो अप्रूव हो गया तो आई कैन नॉट अप्लाई फॉर अ पेटेंट। मैक्सिमम आई कैन कीप इट एज अ ट्रेड सीक्रेट। पेटेंट नहीं करवा सकता क्योंकि वो मेरी डिस्कवरी नहीं है, वो तो ऑलरेडी आयुर्वेद में कितने समय पहले बताई है। तो दैट इज नॉट माई डिस्कवरी, सो आई कैन नॉट पेटेंट इट। मैं उससे पैसा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऊपर से अगर मैं ट्रेड सीक्रेट भी लूं, मतलब रखूं ट्रेड सीक्रेट भी, तो दैट अगेन इज नॉट सो मच गुड, क्योंकि बाकी जो नॉलेज मैंने ट्रेड सीक्रेट रखा है, व्हाट आई हैव केप्ट इट एज अ ट्रेड सीक्रेट इज द रिसर्च। जो नॉलेज है वो तो बुक पढ़ के सबको समझ नहीं वाला है। तो दैट इज व्हाई देयर इज नो रिसर्च हैपनिंग इन आयुर्वेद, एंड दैट इज व्हाई अगेन what I say is we need collective observatory research in Ayurveda once again. Anyway, तो ये हो गया हमारा चैप्टर, और नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद वाला मतलब बस्ती सूत्रीय अध्याय जो है वो चालू करेंगे। उसमें बस्ती के बारे में बताया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।